कहानी की शुरुआत में इस कहानी की हीरोइन सॉन्ग को हम लोग देखते हैं, जो कि एक केज में बंद थी। उसकी आंख खुलती है तो वो जैसे तैसे करके खुद को वहाँ से बाहर निकालती है। सामने वहाँ पर उसका प्रेजेंट फियांसे था, जो कि दो और लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा था। सॉन्ग के मुंह पर वो उसकी न्यूड फोटोज फेंकता है और बोलता है कि देखो, पूरे शहर में तुम्हारी बदनामी हो रही है और फिर से बात है, मैं तुम्हारे साथ शादी तो नहीं कर सकता हूँ। सॉन्ग कहती है नहीं नहीं, इनमें मैं नहीं हूँ, ये सब कुछ गलत है, मेरी गलती नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उसका फियांसे कहता है ठीक है, खुद को प्रूफ करके दिखाओ, और एक चाकू उसे दे देता है। सॉन्ग खुद को हर्ट करने लगती है। जब फ्लैशबैक में वो सोचती है कि एक्चुअल में यहाँ पर चल क्या रहा है। असल कहानी में वो लोग एक नॉवेल में हैं, जहाँ पर कि लड़कियों को बहुत ही अजीब तरीके से ट्रीट किया जाता है, उन्हें लड़कों के बराबर नहीं समझा जाता है। शुरुआत से ही उसके माँ बाप ने भी सॉन्ग को यही सिखाया, उसे पाल पोस करके वही सब कुछ रूल रेगुलेशन सिखाए गए हैं लड़कों को प्लीज़ करने का। सॉन्ग के लिए इस फियांसे को चुना जाता है। जब सॉन्ग मर रही थी तब उसका नॉवेल उसे कहती है तुम सेकंड फीमेल लीड हो, तुम्हारी कहानी यहीं ख़त्म होती है। उसका फियांसे उसे हंसते हुए कहता है अब जब तुम मर ही रही हो तो अपने डैड की तरफ से दिए गए शेयर्स मुझे दे दो। उनके फिंगरप्रिंट ले लेता है और कहता है एक और मैं तुम्हें बात बताता हूँ, ये फ़ोटोज़ तुम्हारे मैंने ही तुमसे छुपा करके क्लिक किए हैं। इस बात पर सॉन्ग हंसने लगती है। फियांसे पूछता है हंस क्यों रही हो, तुम तो मर रही हो। सॉन्ग कहती है सबकी किस्मत पहले से ही लिखी होती है, लेकिन जब हम इस कहानी में हैं तो मैं अपनी किस्मत बदल सकती हूँ। वो चाकू उठा करके सीधे वो अपने फियांसे के दिल में घुसा देती है। वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और अब कहती है सॉन्ग कि नहीं, अब मैं खुद की किस्मत खुद बदलूँगी, बहुत हो गया, अब मैं खुद के लिए जीऊँगी। ये कहती है वह वहाँ से बाहर निकलती है। यहाँ पर इस कहानी का हीरो चेन्नई को देखते हैं हम लोग, जो कि सॉन्ग को यहाँ पर देखने के लिए आया हुआ था, लेकिन वो उसके सामने नहीं आता है। सॉन्ग बाहर निकलती है, पहले तो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और कहती है मैंने किसी पर अटैक कर दिया है, मुझे लॉयर की ज़रूरत है। इसके बाद वह एम्बुलेंस को कॉल करती है। पुलिस वगैरह यहाँ पर आते हैं और उसे वहाँ से लेकर के जाते हैं। कुछ दिनों बाद सॉन्ग जेल से बाहर आती है उसकी फ्रेंड की वजह से। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तभी बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं और सॉन्ग विक्टिम होने के बावजूद भी उसी पर वो लोग ब्लेम लगा रहे थे कि सॉन्ग के तो न्यूड फोटोज़ वायरल हो रहे हैं तो वह कैसे सर्वाइव करेगी। सॉन्ग कहती है तो मेरे न्यूड फोटो वायरल हो रहे हैं, क्या उन्हें मैंने किया है? नहीं ना, मैं यहाँ पर विक्टिम हूँ, जिसने किया है सज़ा उसे मिलना चाहिए। और उसके फियांसे ने जो ये किया था वो एक्चुअल में लंबे टाइम के लिए जेल जाने वाला था। चेन्नई वहाँ पर आता है, वो सॉन्ग को अप्रिशिएट करता है उसके आंसर के लिए। सॉन्ग उसे देखती है, बस हेड ऐसे नोट करती है और वहाँ से चली जाती है। उसे नहीं पता था चेन्नई से उसकी किस्मत जुड़ गई है। अगले सीन में सॉन्ग और उसकी दोस्त आपस में बात कर रहे थे। वो कहती है मैं तो काफ़ी घबरा गई थी यार। सॉन्ग कहती है हाँ, एक पल को तो मैं भी डर गई थी। उसकी फ्रेंड कहती है अब तुम्हारी मॉम वापस से तुम्हारे लिए कोई ब्लाइंड डेट खोजेगी। वो कहती है हाँ, किसी और नमीनों को ढूंढे, उससे पहले ही मुझे कुछ प्लान करना होगा। तुम्हें याद है बचपन में मेरी एंगेजमेंट चेन्नई नाम के एक लड़के से सेट कर दी गई थी। मैं किसी को चूज करूँगी जो कि उसकी फेक एक्टिंग करेगा। उसके फ्रेंड उसे सजेस्ट करती है मेरा एक कज़न ब्रदर है जो ना थोड़ा सा गरीब फैमिली से है और अभी कॉलेज स्टूडेंट है, मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, तुम बदले में अगर उसे पैसे ऑफर करो तो। सॉन्ग सोचती है ये सही आइडिया है, मैं उसे हायर कर लूँगी, हर महीने उसे पैसे दिया करूँगी और जैसे ही मुझे मेरे डैड के शेयर्स मिल जाते हैं तो फिर मैं उसे जॉब से अलग कर दूँगी। तो वो मान जाती है। अगले दिन सॉन्ग अपने पसंद का ड्रेस पहन करके घर में अंदर जाती है, जहाँ पर कि उसे मेन गेट तक से एंट्री लेने के अलाउड नहीं था। क्यों? क्योंकि वहाँ से केवल लड़के जाते थे। उसे साइड गेट से एंट्री दिया जाता है। घर में जाती है, उसके अंकल की फैमिली थी। उसके डैड के मरने के बाद सॉन्ग के अंकल की फैमिली ही सब कुछ संभाल रही थी, या फिर ये कहे कि फ़ायदा उठा रही थी। यहाँ पर सॉन्ग के जाते ही वो लोग कहने लगते हैं तुम्हारी हिम्मत को तो दाद देना पड़ेगा, न्यूड फोटो वायरल होने के बावजूद भी तुम इतना प्राउडली घूम रही हो। सॉन्ग कहती है हाँ, तो जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैं प्राउडली क्यों ना घूमूं भला। खैर, कह तो तुम लोग ऐसे रहे हो जैसे कि तुम लोगों ने खुद के भी न्यूड फोटोज़ कभी देखे नहीं है। ओ कम ऑन, इतना भी ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ जो उसकी फैमिली थी वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो इस कंपनी के मैटर में इन्वॉल्व हो, लेकिन तभी वहाँ पर चेन्नई आ जाता है।
वो उसका रियल फियांसे बन कर के आया हुआ था। वो अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पर देता है और फिर यहाँ पर सारे लोग उसकी बातों पर भरोसा कर लेते हैं कि हाँ हाँ वो उसका फियांसे ही है। लेकिन सॉन्ग तो असलियत जानती थी। वो चेनबई को वहाँ से बाहर लेकर के जाती है, जहाँ पर कि वो चेनबई पर गुस्सा कर रही थी कि वो अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया। इस बात पर चेनबई उसे कहता है, मेरी बहन ने मुझे कल ही सारी बातें सिखा दी थी और यहाँ पर मैं तुम्हारा मदद करने के लिए आया हुआ था। ऐसा है ना कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए काम करूँगा। उससे फैमिली बैकग्राउंड पूछती है। चेनबई उसे बताता है, मेरे डैड गैम्बलिंग करते हैं, मेरी मम की तबीयत ख़राब रहती है, मैंने तो ये फेक ड्रेस भी बनवाया है। सॉन्ग कहती है, ठीक है, लेकिन दोबारा ऐसे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन कभी मत क्रिएट करना, वरना फिर तुम्हारे लिए सही नहीं होगा ये। चेनबई उसकी बातों को मान जाता है। सॉन्ग उसे अपने साथ जॉब पर रखने के लिए तैयार हो जाती है। वैसे बंदा काफ़ी हैंडसम तो था ही। वहाँ से निकल करके वो लोग सॉन्ग की मोम से मिलने के लिए जाती है, जो कि एंसेस्ट्रल हॉल में थी, अपने पति को याद करते हुए। चेनबई बताता है कि मैं सॉन्ग का फियांसे हूँ, बचपन वाला। उसकी मोम ये सुन करके खुश हो जाती है। अपने पहले फियांसे को तो सॉन्ग ने इस तरीके से इंसल्ट कर दिया था, तो उसे एक नया बैकर तो चाहिए था ना। इस वजह से वो बहुत ही खुश थी कि चलो ठीक है, सॉन्ग को एक नया बैकर मिल गया है। उसकी माँ की भी मेंटालिटी यही थी कि लड़के सुपीरियर होते हैं और लड़कियों को उनके अंडर ही रहना चाहिए। कंपनी वंपनी में भी सॉन्ग का जाना उन्हें पसंद नहीं था। लेकिन चेनबई यहाँ पर सॉन्ग को इस तरीके से सपोर्ट कर रहा था कि उसकी मॉम ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती है। चेनबई को असली कहानी पता थी। वो उसकी मॉम को बता देता है कि आखिरकार वो उसका फियांसे क्यों है और कैसे बना। उसकी मॉम को पूरा भरोसा हो जाता है। वो लोग घर जाते हैं। उसके अंकल की फैमिली मजाक उड़ा रही थी, इतने बड़े फैमिली का बेटा है, तुमसे मिलने के लिए आया और तुम्हारे लिए कोई फैमिली के लिए गिफ्ट भी नहीं लेकर के आया। सॉन्ग यहाँ पर उन्हें फैमिली के लिए बहुत सारा गिफ्ट लेकर के आती है। वैसे उसने उन पैसों से यानी खुद की सारी सेविंग्स लगा दी थी, लेकिन वो नाम चेनबई का लगा रही थी ताकि उन्हें कोई डाउट ना हो। उसकी फैमिली देखती है, मतलब कि चेनबई सच में बहुत ज़्यादा ही अमीर है। साथ में खाना वाना खाने के लिए उन लोगों ने यहाँ पर बुलाया हुआ था। सॉन्ग का कज़न ब्रदर सॉन्ग को कुछ खास पसंद नहीं करता था। अपने अंकल के शेयर्स जो कि सॉन्ग के नाम पे थे, वो उनसे लेना चाहता था। यहाँ पर चेनबई से सॉन्ग के न्यूड फ़ोटो के बारे में पूछा जाता है। वो कहते हैं, हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें सॉन्ग की भला क्या ही गलती है। वो लोग सोचने लगते हैं कि चेनबई तो कुछ ज़्यादा ही अलग है। इतना सब कुछ होने के बाद कोई भी लड़का उस लड़की को सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर उसे इतना ज़्यादा मान रहा है। उसका भाई जब उसे परेशान करने का कोशिश करता है तो सॉन्ग उसे पैर ऐसे लगा देती है और वह नीचे गिरता है। वाइन का एक बोतल सीधे उसके सर पर फटता है। ये सब कुछ सॉन्ग के लिए काफ़ी मज़ेदार था। वो बहुत ही उसे परेशान करते रहता था। उसकी फैमिली उसे ट्रीटमेंट के लिए लेकर के जाती है। इसके बाद सारे लोग साथ में खाना वाना खाने के लिए जाते हैं। उनका यहाँ का नियम था कि लड़कियाँ लड़कों के साथ टेबल पर बैठ कर के नहीं खाती हैं। चेनबई कहता है कि हमारे घर का रूल नहीं है, हम सारी फैमिली साथ में बैठ कर के खाया करती हैं। चेनबई सॉन्ग को अपने साथ टेबल पर बैठने का ऑफ़र करता है। उसकी माँ चेनबई के लिए डिश बना के लेके आती है, जो कि उसे बहुत ही पसंद आता है। काफ़ी बड़ाई कर रहा था वो। सॉन्ग यहाँ पर अपनी माँ से कहती है कि वो कंपनी में जॉब करने जाना चाहती है। उसकी माँ गुस्सा करने लगती है, तुम्हें कंपनी जाने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे तो है ही, तुम एंजॉय करो, शादी करो, पति का घर संभालो। उसकी माँ ने भी यही किया था। उसके अंकल जानते थे कि अगर वो कंपनी गई तो फिर उनके लिए तो पंगा ही होगा, लेकिन चेनबई यहाँ पर सॉन्ग को प्रोटेक्ट करता है। उसकी माँ का कहना था कि अगर सॉन्ग कंपनी में जाएगी तो वो कंपनी में लॉस ही करेगी, उसे कंपनी संभालना नहीं आता। इस बात पर चेनबई उसे सपोर्ट करते हुए कहता है, कोई बात नहीं आंटी, अगर मेरी फियांसे चाहती है कंपनी जा कर के काम करना तो आप उसे जाने दीजिए, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर कंपनी में कोई भी लॉस होता है तो मैं सब कुछ संभालने के लिए तैयार हूँ। इस चीज़ का भरपाई मैं खुद के पैसे से करूँगा। तब जा कर के उसकी मॉम इस बात को मान जाती है। वैसे तो ये चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली थी आगे चल कर के। सॉन्ग सोचती है, मैं इतने टाइम से अपनी मॉम से कह रही थी, वो मेरी बात नहीं मान रही थी, और आज जब चेनबई ने थोड़ा सा ही बात बोला तो मॉम तुरंत ही वो बात को मान गई। सच में इस दुनिया में लड़का होना ही सबसे ज़्यादा सही है। वो यही चीज़ों को सोच रही थी।
सबके जाने के बाद केवल चेन भाई और सॉन्ग बैठ करके खाना खा रहे थे, जहाँ पर कि सॉन्ग से कहती है डोंट वरी, मैं हर महीने तुम्हें पैसे दिया करूँगी और लास्ट में मैं तुम्हारा जो उधार है वो भी पूरा करने में तुम्हारा मदद करूँगी। चेन भाई इस बात को मान जाता है, हालांकि उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। सॉन्ग जब अपने घर चली जाती है तब चेन भाई अपने गार्ड से मिलने के लिए जाता है। उन लोगों ने असली फियोंसे को पकड़ के रखा था, यानी नया वाला, जिसको कि सॉन्ग के पेरेंट ने, उसकी मॉम ने उसे खोज करके रखा हुआ था। वो लोग तब तक उसे सॉन्ग के पास नहीं भेजेंगे जब तक चेन का ये प्लान पूरा ना हो जाए। चेन को खून की उल्टियाँ हो रही थी। वो उसे पता था कि वो इस नॉवल का कैरेक्टर है, सॉन्ग से ज़्यादा दूर रहेगा तो वो मर जाएगा। उसके पास सिर्फ 1 महीना है सॉन्ग को खुद से प्यार कराने का। दूसरी तरफ सॉन्ग अपनी फ्रेंड से बात करते हुए नाइट वॉक पे निकली हुई थी। तभी वो चेन को देखती है। वो जानबूझ करके इमोशनल बेचारा शकल सिचुएशन बना करके सॉन्ग के पास आया था। वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चेन कहता है मेरे पास फ़ोन नहीं है, मुझे लगा कल को तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगी तो हम कैसे जुड़ेंगे। सॉन्ग को उस पर तरस आता है क्योंकि वो भीगा हुआ था और काफ़ी बेचारा लग रहा था। वो उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहती है। घर लेकर के जाती है। उसने उसके लिए खाना बनाया था, वो उसे खाना वाना भी ऑफ़र करती है। उसके कपड़े भीगे हुए थे तो वो उसे चेंज करने के लिए बोलती है। जब वो चेंज करने के लिए जाता है, सॉन्ग चेन भाई को अपना पुराना फ़ोन जाती है देने के लिए। उसके मस्त ऐप्स वो गलती से देख लेती है। सॉन्ग कहती है ये मेरे डैड की तरफ से दिया हुआ फ़ोन था, ये अंतिम निशानी है इसलिए मैं सेल नहीं कर सकती, तुम इसे अपने पास रखो और ये मेरा कार्ड है, अपने खर्चे के लिए तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही में वो चेन भाई की बड़ाई करती है कि उसकी बॉडी काफ़ी हॉट है। आफ्टर दैट वो अपने कमरे में रेस्ट करने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि चेन भाई के गार्ड्स हमेशा उसके सेफ्टी के लिए उसके आसपास रहते थे, लेकिन सॉन्ग को ये बात पता नहीं था। अगले दिन सॉन्ग चेन भाई को उसके कॉलेज छोड़ने के लिए जाती है, जहाँ पर कि वो उसे खाने के लिए फ्रूट ऑफर करती है। हालांकि चेन भाई सॉन्ग को किस करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे रोक देती है। वो कहती है ऑफिस के बाद मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगी, लेकिन उसके जाते ही सॉन्ग के भाई की तरफ से भेजे हुए गुंडे चेन को परेशान करने के लिए, किडनैप करने के लिए आ जाते हैं। वैसे तो चेन यहाँ पर किडनैप होने की एक्टिंग करता है सॉन्ग की सिंपैथी गेन करने के लिए। और इधर ऑफिस में सॉन्ग का भाई जाकर उससे मिलता है और कहता है अगर उसने अपने डैड के शेयर्स उसे नहीं उससे के हवाले किए तो वो सबको बता देगा कि सॉन्ग ने फेक फियोंसे अपने लिए हायर किया है, क्योंकि चिन भाई बिना गार्ड्स के घूम रहा था और मैंने उसे किडनैप कर लिया है। हालांकि वो ये बातें बहुत ही केयरफुली बोल रहा था ताकि सीसीटीवी में वो लोग रिकॉर्ड ना हो। सॉन्ग कहती है मैं कैसे मानूँ, मुझे प्रूफ दिखाओ। तो वो उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग उसे सुना रहा था। सॉन्ग उसका फ़ोन छीनती है, उसे ऑफिस में लॉक करती है, ऑफिस के बाहर निकल जाती है और कहती है मुझे नहीं लगा था कि मेरे भाई होकर कितने बड़े बेवकूफ़ निकलोगे तुम। फिर वहाँ पर वो पुलिस को कॉल कर देती है और साथ ही में चिन्हबी को ढूंढने के लिए निकल जाती है। पता करती है, ट्रेस करके चेन्नई के पास पहुंचती है, जहां पर कि चेन्नई काफ़ी इंजर्ड होने की एक्टिंग कर रहा था। सॉन्ग उसे हॉस्पिटल लेकर के जाती है, साथ में पुलिस वाले भी थे। चेन्नई बेहोश था इसलिए वो लोग उसका बयान नहीं ले सकते थे। हॉस्पिटल में सॉन्ग चेन्नई का ख्याल कर रही थी। वो उसे कहती है कि आई एम सॉरी, शायद ये मेरी गलती है, मुझे तुम्हारी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए था। इस बात पर चेन्नई उसे कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। तभी पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर आते हैं, लेकिन चेन्नई ये नहीं बताता है कि वो गुंडे उसके भाई के तरफ से भेजे गए थे। बयान लेने के बाद पुलिस ऑफिसर्स वहाँ से चले जाते हैं। सॉन्ग कहती है तुमने ऐसा क्यों किया? चेन्नई कहता है अगर ये बात बाहर आती तो ये भी बात बाहर आ जाती कि मैं तुम्हारा असली फियोंसे नहीं हूँ, इसी वजह से मैं नहीं चाहता कि तुम अपना ये प्लान हारो, तुम्हें तुम्हारे डैड के शेयर्स मिलने ही चाहिए। सॉन्ग कहती है इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती थी, कितने बुरे तरीके से तुम इंजर्ड हो। चेन्नई कहता है तुमने मेरी इतनी हेल्प की है, तुम्हारे लिए तो मैं इतना कर ही सकता हूँ। इसके बाद वो कहती है डोंट वरी, मैं तुम्हारा घर पर ही ख्याल रखूँगी, क्योंकि चेन्नई ने उसे कहा था उसे हॉस्पिटल्स पसंद नहीं है। वो जानबूझ करके सॉन्ग की सिंपैथी गेन कर रहा था, लेकिन सॉन्ग को अब भी चेन्नई से प्यार नहीं हुआ था। और अगर 1 महीने के अंदर सॉन्ग को चेन्नई से प्यार नहीं हुआ तो ये जो चेन्नई कैरेक्टर है वो पूरे के पूरे तरीके से यहाँ से डिसअपेयर हो जाएगा। उसे आराम करने के लिए बोल करके सॉन्ग घर जाती है। जो उसका भाई था वो घर वालों को कंप्लेन कर रहा था कि वो असली चेन्नई नहीं है। तभी वहाँ पर वो
चाहती है अपने भाई को वापस से पिटाई लगाते हुए बोलती है, तुमने जो किया है तुम्हें पता है वो क्राइम है। सोचो उस फैमिली को अगर पता चल गया कि तुमने ऐसा किया तो तुम पूरी ज़िंदगी के लिए जेल चले जाओगे। उसकी फैमिली जैसे तैसे करके सिचुएशन को संभालती है। ग्रैंडफादर बोलते हैं सॉन्ग के जो भाई का शेयर्स है वो सॉन्ग को दे दे तो इस बात को रफा दफा किया जाएगा। सॉन्ग को इस बात से फ़ायदा तो बहुत होता है। गुस्से में सॉन्ग का भाई भी उस पर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी चेन भी उसे वापस से बचाने के लिए आ जाता है और उसे वापस से चोट लग जाता है। और यहाँ पर सॉन्ग चेन्नई का फिक्र करने लगती है। वो उस पर गुस्सा करती है, वो ऐसी हरकत कैसे कर सकता है, बताओ भला उसकी तबीयत इतनी ख़राब है और वो ऊपर से उसे बचाने के लिए आया है। वो हंसते हुए कहता है क्या करूँ मैं तुमसे इतना प्यार ही करने लगा हूँ और मैं तुम्हारे साथ हमेशा ही रहना चाहता हूँ। लेकिन सॉन्ग कहती है हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उसे वहाँ से लेकर के जाती है। इधर उसके अंकल आंटी सोच रहे थे कि सॉन्ग को कंपनी में कैसे भी एंट्री नहीं करने देना होगा, लेकिन तभी सॉन्ग वहाँ पर आती है और कहती है तुम्हारे बेटे के शेयर्स मेरे हवाले कर दो। तुमने सुना ना ग्रैंडफादर ने क्या कहा है, अगर नहीं चाहते हो कि तुम्हारा बेटा जेल जाए तो, और अगर तुम्हें अपनी बेटी की फ़िक्र नहीं है तो फिर ठीक है। वो लोग वहाँ से फ़िलहाल के लिए निकल जाते हैं। चिन भाई सॉन्ग को अपने डैड के बॉस के चेयर पर बिठाता है। सॉन्ग सोचती है उसके डैड ने कभी इस बात का रिस्पेक्ट नहीं किया कि वो भी कंपनी संभाल सकती है और यहाँ पर फाइनली उसे ये कंपनी मिल रही है। वो चेनबे को कहती है अगले कुछ दिनों तक हमें कुछ ज़्यादा ही केयरफुल रहना होगा। शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी, वहाँ पर मुझे वो शेयर्स कम्प्लीटली मिल सकते हैं। जल्दी ही ये काम ख़त्म हो ताकि मैं तुम्हें भी फ्री कर सकूं। लेकिन उसे पता नहीं था कि चेन्बई तो उसे छोड़ करके जाना ही नहीं चाहता। उसने चेन्बई के प्रपोजल को डायरेक्टली रिजेक्ट ही कर दिया था। बातों बातों में सॉन्ग चेन्बई को अपनी बहन यानी कि अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात करने के लिए बोलती है। अब वो दोनों सिर्फ थोड़ा सा बात करके फ़ोन रख देते हैं। सॉन्ग ने अपने गार्ड्स उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ में लगाए हुए थे ताकि वो ये ना बोल दे कि ये उसका भाई नहीं है। सॉन्ग को थोड़ा अजीब लगता है वो दोनों इतनी वियर्ड तरीके से क्यों बात कर रहे थे, बट वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। वहीं दूसरी तरफ सॉन्ग के भाई को सबक सिखाने के लिए चेन्बई के गार्ड्स गए हुए थे। सॉन्ग के डैड के ग्रेव के आगे उसे घंटों इस तरीके से रखा जाता है, वो डर के मारे बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों बाद उसे घर छोड़ा जाता है जहाँ पर कि वो पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। उसे पता था कि चेन्बई ने ये कराया है, लेकिन वो चाह करके भी किसी को बोल नहीं सकता था। इस बार सॉन्ग मेन गेट से घर के अंदर एंटर करती है। चेन्बई को अपने कमरे में आराम करने के लिए उसने बोला हुआ था। चेन्बई सॉन्ग के आने का इंतज़ार कर रहा था। खाना वाना बना करके वो उसके लिए लेकर के आती ऑफिस का काम करने के बाद। वो चेन्बई पर फ़िलहाल ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, तो चेन्बई जानबूझ करके वापस से अपनी चोट को कुरेदता है ताकि उसमें से खून आने लगे और फिर सॉन्ग को वापस से उस पर तरस आए और वो उस पर ध्यान दे। होता भी वही है। जैसे ही वो देखती है कि चेन्बई की चोट से ब्लड निकल रहा है तो वो काफ़ी परेशान हो जाती है और उसका फोर्स ऐड करने का कोशिश करती है। चेन्बई आगे बढ़ के सॉन्ग को किस करने का कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। उसका चोट का यहाँ पर फोर्स ऐड करती है और अपने हाथों से उसे खाना खिलाती है। अब वो ये कंपनी खुद की ही हालत पर संभालना चाहती थी, चाहे जैसे भी हो। लेट नाइट काम कर रही थी। उसकी मॉम उसे कहती है तुम्हें अपनी फियांसे पर भी ध्यान देना चाहिए। बातों बातों में वो हंसते हुए कहती है कि मॉम हमारे बीच करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी चेन्बई वहाँ पर आता है। उसकी मॉम उन दोनों को बात करने के लिए छोड़ करके चली जाती है। चेन्बई कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम दोनों रोमांस भी कर सकते हैं। सॉन्ग कहती है नहीं, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल मुझे अपने काम पर फोकस करना है। वैसे वो चेन्बई के बारे में और भी काफ़ी कुछ जानना चाहती थी, तो वो उसे बताने लगता है एक्चुअल में उसके लाइफ में क्या क्या हुआ था। हालांकि ये सब कुछ कैरेक्टर के हिसाब से ही था, लेकिन सॉन्ग उस कैरेक्टर को जानती नहीं थी क्योंकि असल कहानी में चेन्बई का कोई जिक्र ही नहीं था। वो वो कभी इस स्टोरी में आया नहीं था, इसी वजह से वह इस बारे में ज़्यादा जानती नहीं थी। उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है ओवरवर्क करने की वजह से। वो चेन्बई को उसे कमरे में लेकर के जाने के लिए बोलती है और वो वैसा ही करता है। अगली सुबह वो दोनों साथ में कंपनी जाने वाले थे। चेन्बई रेडी वेडी होकर के सॉन्ग के सपोर्ट में आया हुआ था। वो दोनों कंपनी के लिए निकलते हैं जहाँ पर कि बहुत सारे कंपनी के लोग सॉन्ग के आने का इंतज़ार कर रहे थे, या फिर ये कहे उसके मजाक उड़ाने का इंतज़ार कर रहे थे उनके फ़ोटोज़ की वजह से। सॉन्ग चेन्बई के साथ यहाँ पर आती है
जो उनमें से एक बहुत ज़्यादा बदमाश बंदा था वो उसका इंसल्ट करने लगता है। ऊपर से वो कंपनी में बहुत सारी गलतियाँ भी कर रखा था, लेकिन इन सब का ब्लेम एक दूसरी लड़की पर डाल देता है। सॉन्ग जानती थी इस लड़की की कोई गलती नहीं है। वो उसे पूछती है, देखो मुझे और मुझे देख करके बोलो क्या ये सब कुछ सच है जो कह रहा है। वो लड़की सब कुछ सच बता देती है। इस इंसान ने उसे धमकी दिया था, इसी वजह से उसे ये सब कुछ करना पड़ा। वो गुस्से में आकर के उस आदमी को जॉब से निकाल देती है और उस लड़की को अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बना लेती है। उसके अंकल को लगता है ये तो आते ही यहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल करने लगे, ये बहुत ही गलत बात है, लेकिन वो लोग चाह करके भी फ़िलहाल कुछ कर नहीं सकते थे। सॉन्ग बॉस के चेयर पर बैठी हुई थी। चेन भाई उसका केयर करते करते उसे किस करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसकी सेक्रेटरी बीच में आ जाती है। चेन भाई को बहुत गुस्सा आता है, उसे अपना मिशन कंप्लीट करना ज़रूरी था। चेन भाई के वहाँ से जाने के बाद उसकी सेक्रेटरी यहाँ पर सॉन्ग को ऑफिस के बारे में काफ़ी कुछ बताती है। चेन भाई ने कहा था कि वो ऑफिस के बाद उसका इंतज़ार करेगा उसके साथ घर जाने के लिए, लेकिन सॉन्ग कहती है कि नहीं, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो घर जाए। चेन को लगने लगता है कि उसे अपने डैड के शेयर्स मिल गए तो वो उसे निकाल देगी। वो लोग ऑफिस का मीटिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर क्या ऑब्वियस सी बात है कि जब यहाँ पर सारे लड़कों के हिसाब से चल रहा था तो वो लोग सॉन्ग को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन सॉन्ग अपना दिमाग लगा करके अपने डैड के शेयर्स पूरी तरीके से अपने अंडर कंट्रोल कर लेती है। ऊपर से उसके भाई के शेयर्स पे उसके पास थे तो वो कंपनी के सीईओ आराम से बनने वाली थी। वो लोग सॉन्ग के टैलेंट को कुछ महीनों के लिए चेक करने का डिसाइड करते हैं कि एक्चुअल में वो ये कंपनी संभाल सकती है या नहीं। ऑफिस के बाद जब वो टहलते टहलते घर जा रही थी, चेन भी उसका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन तभी सॉन्ग की सेक्रेटरी उसे लेने के लिए आ जाती है, जिसे देख करके चेनबे को थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो उनकी कार में अपनी कार को भिड़ा देता है। सॉन्ग देखने के लिए जाती है किसके कार से एक्सीडेंट हुआ है, तो देखती है वो तो चेनबे ही है और उसके सर पर चोट भी लगा हुआ है। तो वो उसे संभालते हुए अपनी सेक्रेटरी के ही कार में लेकर के जाती है और यहाँ पर वो उसे घर लेकर के जाती है। ऐसे तो छोड़ नहीं सकती थी। उसके सेक्रेटरी को तो समझ में आ ही रहा था कि चेन भाई का एक्चुअल में क्या प्लान है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। घर जाने पे उसकी सेक्रेटरी को भी वहाँ से जाने के लिए कहता है। उसकी सेक्रेटरी कहती है, यार मैं लड़की हूँ। चेन में कहता है, तो सॉन्ग केवल मेरी हो सकती है। अब उसके जाने के बाद सॉन्ग चेनबे से पूछती है, क्या प्रॉब्लम है, बताओगे मुझे। चेनबे उसे कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया, तब तुम मुझसे रिश्ते नाते तोड़ लोगी। तुम्हें तुम्हारे डैड के शेयर्स मिल गए, अब तुम कंपनी संभाल रही हो, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। सॉन्ग कहती है, ओह तो इसी वजह से तुम मेरे सेक्रेटरी के साथ इतना वियर्ड बिहेव कर रहे थे। वो कहता है, हाँ तुम केवल मेरी हो सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सॉन्ग उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेती है। उसे लगता है कि वो ओवर ऑब्सेस्ड हो रहा है। यहाँ पर सॉन्ग चेनबे सॉन्ग को किस करने के लिए वापस से आगे बढ़ता है, लेकिन वो उसे रिजेक्ट कर देती है और बोलती है, अच्छे बच्चे की तरह बिहेव करो, ये सब कुछ यहाँ पर नहीं चलने वाला है। वक्त धीरे धीरे निकल रहा था। ये सब कुछ होने के बाद वो अपने सेक्रेटरी से मिलता है और उनसे पूछता है कि बताओ सॉन्ग को वो कैसे पटा सकता है, क्योंकि सॉन्ग का कैरेक्टर काफ़ी अलग है। वो लोग बताते हैं कि सॉन्ग डेबोनेरिंग है तो चेनबे को क्यूट बन कर के ही रहना पड़ेगा। चेनबे वही करने का डिसाइड करता है। अगले दिन सॉन्ग को पता चलता है उसके अंकल अपनी वाइफ को चीट कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा न्यूज उसके हाथ लगा था और वो इसका बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने वाली थी। तभी चेनबे यहाँ पर आता है सॉन्ग का केयर करने के लिए। सॉन्ग नोटिस करती है चेनबे की तबीयत कुछ खास नहीं है, तो वो उसे कहती है कि चलो डॉक्टर को चेक कराने के लिए लेके जाते हैं। डॉक्टर चेक करके बताते हैं कि चेनबे की बॉडी अंदर से हद से ज़्यादा वीक है और अगर ऐसे ही चला तो वो फिर कभी भी फिजिकली कंपेटेबल नहीं हो पाएगा। चेनबे कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक्चुअल में अंदर से कमज़ोर तो था, लेकिन ऐसा नहीं था। सॉन्ग सोचती है, अब भाई ये मेल ईगो वाली बात हो जा रही है, तो वो कहती है, हाँ हाँ मैं समझ सकती हूँ, ऐसा नहीं है, तुम्हें ओवर थिंक ना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो चेनबे को घर लेकर के जाती है और बोलती है, डोंट वरी, मुझे इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। चेनबे उसके लैब में सर रख करके सो जाता है। वो उसका एक्शन में फिक्र कर रही थी। यहाँ पर सॉन्ग की सेक्रेटरी आती है। वो देखती है कि वो किस तरीके से चेनबे का फिक्र कर रही है, तो वो भी समझ जाती है कि उसे भी चेनबे से प्यार हो गया है, बस वो इस बात को मान नहीं रही है। जब वो लोग वहाँ से लौट रहे थे तब वो एक चीज़ नोटिस करती है।
वो उसे बॉक्सिंग कराने के लिए लेकर के जाती है, खुद को सेफ रखने के लिए। चेनबे को कहती है तुम्हें बॉक्सिंग सीखना चाहिए। जैसे ही सॉन्ग कॉल के लिए थोड़ा सा बाहर निकलती है तो वहाँ पर वो बॉक्सर की पिटाई लगा देता है। लेकिन जब सॉन्ग यहाँ पर आती है तो खुद मार खाया हुआ का एक्टिंग करने लगता है। सॉन्ग सोचती है शायद चेनबे को थोड़ा वक्त लगेगा। उससे कहती है डोंट वरी, मैं तुम्हें रोज़ यहाँ पर लेकर के आया करूँगी और धीरे धीरे तुम भी चीज़ों को सीख जाओगे। इसके बाद वो घर जाती है जहाँ पर कि उसके अंकल को बहुत ही ड्रंक कंडीशन में वो पकड़ के लेके आती है। सब लोग पूछ रहे थे कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तब जाकर के सॉन्ग उसकी वाइफ को अपने हस्बैंड की चीटिंग के बारे में रियलिटी बताती है, किस तरीके से वो उसे धोखा दे रहे हैं। इतना ही नहीं, उनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स भी हैं। अब जैसे ही ये बात यहाँ पर सामने आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगती है, यहाँ तक कि वो उससे डाइवोर्स भी ले लेती है, ये कहते हुए कि मैं चीटर के साथ नहीं रह सकती हूँ। उसका हस्बैंड उसे समझाते रह जाता है उससे गलती हो गई, उसे जाने दे। हाँ, लेकिन वो उसे माफ़ नहीं करने वाली थी। अब बचता है उसका दूसरा अंकल। जो उसका दूसरा अंकल था वो भी कम नहीं था, इनफैक्ट वो तो उन सब से कुछ ज़्यादा ही बदमाश था। अब कंपनी पूरी तरीके से सॉन्ग संभालने वाली थी, लेकिन तभी एक औरत आती है एक बच्चे को लेकर के और बोलती है कि ये तुम्हारे डैड का बेटा है, तुम्हारे डैड का मेरे साथ अफेयर था मरने से पहले। अगर भरोसा नहीं है तो पैटर्निटी टेस्ट करा जा सकता है। यहाँ पर कुछ बात जानने के लिए कुछ दिनों के लिए उस लेडी को घर पर ही रखने का डिसाइड होता है। हालांकि उसकी वाइफ को इस बात का भरोसा नहीं था कि उसका हस्बैंड उसे धोखा दे सकता है। सॉन्ग इस बात से अपनी माँ से लड़ने लगती है कि वो हमेशा ही अपने डैड का सपोर्ट करती थी। जब तक तुम्हारी कंपनी नाम पर था, कंपनी कितनी अच्छी चलती थी, लेकिन शादी के बाद तुमने वो डैड के नाम कर दिया। उसकी माँ कहती है हाँ तो हम दोनों कपल थे, क्या फ़र्क पड़ता है। सॉन्ग उन्हें समझाती है कि माँ जो कर रही थी वो गलत था, कपल के नाम पर आप चीज़ों को बिगाड़ रही थी। कुछ चीज़ें आपको खुद के लिए भी तो होनी चाहिए ना, आप उनकी नौकरानी बन करके रह गई थी। उसकी मॉम को वो बहुत समझाती है, लेकिन उसकी मॉम की जो थिंकिंग थी वो बदल नहीं सकती है। उसकी मॉम उल्टे सॉन्ग पर ही गुस्सा करती है और उसे थप्पड़ मार देती है। सॉन्ग थक चुकी थी अपनी माँ को समझा करके कि वो गलत थी। प्यार करना अलग बात होता है, लेकिन किसी के लिए खुद को खो देना अलग बात होता है। चेन भाई सॉन्ग को सपोर्ट करने के लिए आता है। वो बाहर जाती है एक हैप्पी फैमिली को देख करके उसे अपनी फैमिली की याद आ रही थी। सॉन्ग उसके सपोर्ट में था। यहाँ पर वो इमोशनल होती है और वो आगे बढ़ करके चेनबे को किस कर लेती है। चेनबे को लगता है कि शायद वो उससे प्यार करने लगी है और उसके बचने के चांसेज हैं, लेकिन वो उसे कहती है मैं सिर्फ इमोशनल थी और ये बस एक मोमेंट था, इसे प्यार समझने की गलती मत करना। बेचारा चेनबे उदास हो जाता है। वो दोनों जब वहाँ से लौट रहे थे तब चेन भाई उसे अपने अंकल का वीडियो दिखाता है। ये औरत उसके अंकल की गर्लफ्रेंड थी और ये बच्चा उसका था, इसलिए वो लोग डीएनए टेस्ट कराने के लिए कन्फर्म थे, क्योंकि वो आता तो इसी फैमिली का। सॉन्ग अब उसे सबक सिखाने का डिसाइड करती है। मरने के बाद वो उसके डैड के नाम को बदनाम करने का कोशिश किया था। यहाँ पर वो नोटिस करती है सॉन्ग के फ़ोन में उसकी बहन का तो कांटेक्ट है ही नहीं। उसे डाउट होता है कि ये उसका वो फियोंसे है ही नहीं। शुरुआत से उसे चीज़ें काफ़ी अजीब लग रही थी, लेकिन वो चेनबी को बताती नहीं है। चेनबी सोचता है कि इतना वियर्ड बिहेवियर क्यों कर रही है। वो पूछता भी है क्या वो कुछ हुआ है क्या, लेकिन सॉन्ग बहाना बनाते देख नहीं सब कुछ ठीक है। वो लोग वहाँ से घर के लिए निकलते हैं, जहाँ पर कि चेनबी सॉन्ग को एक प्यारा सा ईयरिंग गिफ्ट करता है। सॉन्ग थोड़ी ऑकवर्ड थी। चेनबे को लगता है कि कहीं उसे कुछ पता तो नहीं चल गया, या उससे इतना ऑकवर्ड बिहेवियर क्यों कर रही है। सॉन्ग चेनबे के बारे में पता लगाने के लिए अपनी सेक्रेटरी को बोलती है और वो चेनबे के सोने के बाद घर से निकलने का कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी चेनबे ही जगा हुआ था और उसे पूछने लगता है कि वो कहाँ जा रही है। सॉन्ग जानती थी कि ऐसे उसे जाने नहीं देने वाला है, इसलिए वो बहाने से कहती है कहीं नहीं, वो तो उसी से मिलने के लिए आ रही थी। उसे कमरे में लेकर के जाती है, उसे प्यार से किस करती है, साथ ही में उसे ड्रिंक भी ऑफ़र करती है। उस ड्रिंक में नींद की दवा मिली हुई थी। जैसे ही थोड़ी देर होता है चेनबे पर वो दवा असर करता है और वो बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होने के बाद सॉन्ग वहाँ से बाहर निकलती है। बाहर निकल कर के अपने सेक्रेटरी से जैसे ही मिलती है तभी उसका अंकल सॉन्ग पर अटैक करने के लिए आया हुआ था। उसकी सेक्रेटरी उसका जान बचाने के लिए बीच में आ जाती है और चाकू उसे लग जाता है। चाकू मारने के बाद उसका अंकल वहाँ से फरार हो लेता है।
इधर चेन्नई को होश आता है क्योंकि सॉन्ग उससे दूर थी और जैसे ही वो उससे दूर होती है तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब होने लगती है। वो समझ जाता है कि सॉन्ग को सब कुछ पता चल चुका है। वो जल्दी जल्दी सॉन्ग को ढूंढते हुए जाता है जहाँ पर कि बेहोश होने से पहले उसकी सेक्रेटरी यहाँ पर चेन्नई के बारे में उसे कुछ बताती है और उसे ये भी बताती है कि उसे पता है कि वो दोनों नोबेल वर्ल्ड में हैं। अगर वो मर जाती है तो प्लीज़ सॉन्ग उसे कभी भूले ना। वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, डॉक्टर्स उसकी जान बचाते हैं। अब सॉन्ग चेन्नई से कहती है, मुझे पता है कि तुम मेरे फियांसे नहीं हो यहाँ पे, तो अब तुम बताओ कि कौन हो। लेकिन इससे पहले चेन्नई कुछ कहता, सॉन्ग स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो जाती है। चेन्नई उसे उस प्लेस पे लेकर के जाता है। ये बिल्कुल वही प्लेस था जो कि कहानी की शुरुआत में था। चेन्नई उसे कहता है, मैं तुम्हें इसी पिंजरे में कैद करके रखने वाला हूँ। सॉन्ग कहती है, जब एक बार मैंने अपनी किस्मत बदली तो मैं दोबारा भी बदल सकती हूँ, तुम हो कौन। चेन्नई उसे कहता है कि तुम्हारी ही वजह से मुझे क्रिएट किया गया है, अगर 1 महीने में तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ तो मैं मर जाऊँगा। सॉन्ग उसकी बातों का भरोसा नहीं करती है। चेन्नई उसे रिंग दे करके शादी के लिए प्रपोज करता है लेकिन वो उससे मना कर देती है। जैसे ही वो उसे मना करती है चेन्नई की हालत एक्चुअल में ख़राब हो जाती है। तब जाकर के सॉन्ग को समझ में आता है कि चेन्नई सही कह रहा था। वो कहता है, मैंने तुम्हें ये इयररिंग, इस पिंजरे की चाबी दी है ताकि तुम्हें कभी किसी की ज़रूरत ना पड़े इस कहानी में खुद को ज़िंदा रखने के लिए। ये कह के वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है और सॉन्ग उसे ढूंढते रह जाती है। रियल वर्ल्ड में ऑथर जब ये कहानी अभी ख़त्म करने वाली थी तभी हम लोग देखते हैं कि चेन्नई वहाँ पर पहुँच जाता है। उस एडिटर को बेहोश करके वापस से खुद को उस कहानी में एंट्री करता है और एक हैप्पी एंडिंग लिखता है सॉन्ग के साथ। इधर सॉन्ग चेन्नई के आने का इंतज़ार कर रही थी। कुछ दिनों बाद वो उसके सामने आता है और हमारी ये कहानी तब जाकर के यहाँ पर एंड कर दी जाती है। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।